कम स्टूडेंट्स स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग उत्तराखंड जिला अध्ययन श्री लेकर चल रहे थे और अभी तक हम लोगों ने गढ़वाल जनपद के 6 जिलों को कंप्लीट कर लिया है। और गढ़वाल जनपद से संबंधित ये आखिरी जिला होगा हरिद्वार, और इसका भी हमने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। और इस आज जो हम कवर करेंगे पार्ट 2 कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझा था, फिर हरिद्वार के इतिहास को बड़े अच्छे समझा था कि छोटी छोटी चीज़ को समझा था जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट है, उसको देखा था। फिर कुछ गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों को देखा था। आज मैं फिर से राष्ट्रीय राजमार्गों को एक मानचित्र के जरिए आपको दिखाऊंगा। और फिर उसके बाद हम पर्यटक स्थल देख रहे थे। पर्यटक स्थल में हर की पौड़ी तक हम पहुंच गए थे और कनखल को हम देख चुके थे। साथ ही साथ शांति कुंज, सप्तऋषि आश्रम, ये सारी चीज़ हम देख चुके थे। आज जो कुछ प्रमुख पर्यटक स्थल हैं उनको समझते हैं। और सबसे पहले जो आज का सेशन में ये प्रयान कलियर, ठीक है। प्रयान कलियर बेसिकली क्या है कि रुड़की से 8 किलोमीटर दूर पर कलियर गांव है। ये क्लियर लिख दिया, कलियर गांव है। और यहाँ पर एक दरगाह है, प्रसिद्ध दरगाह। तो एक सूफी संत है अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, ये पूरा नाम आपको याद रखना पड़ेगा। अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी की दरगाह है। और यहीं पर प्रतिवर्ष उर्स मेले का आयोजन किया जाता है। अभी मेले को कवर करेंगे, लेकिन यहीं आप ध्यान रखिएगा ये दरगाह है और यहीं पर रुड़की से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और दरगाह हजरत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर, ठीक है, पाक कलियर, यहीं पर एक आयोजन किया जाता है उर्स मेले का, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा पर्यटक स्थल है, प्रमुख पर्यटक स्थल हो जाएगा। अब देखिए, पर्यटक स्थल में अगर बात करें तो रुड़की, ठीक है, रुड़की एक बहुत ही प्रसिद्ध शहर है, ठीक है। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज या आईआईटी रुड़की का नाम आपने सुना होगा, वो यहीं पर है। रुड़की का नाम कैसे पड़ा? रुड़की का जो नाम पड़ा वो रूडी नाम की एक अंग्रेज महिला थी, उसके नाम पर रुड़की का नाम पड़ा। क्वेश्चन एग्जाम में जो पूछा जाता है रुड़की संबंधित, वो ये पूछा जाता है कि रुड़की कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो सोलानी नदी के तट पर बसा हुआ है। इस चीज़ को अब याद रखिएगा, ठीक है। ओके। दूसरी बात इससे संबंधित ये बात है कि जो रुड़की है, यहाँ पर सबसे पहले भारत में एक रेल चलाई गई थी, ठीक है। ये रेल चलाई गई थी 22 दिसंबर 1851। कहाँ से चलाई गई थी? रुड़की से पिरान कलियर। हालांकि मालगाड़ी थी, ये मालगाड़ी थी और ये चलाई गई थी। लेकिन हुआ क्या था कि इसकी खोज 2002 में हुई। लेकिन आपको पता है कि देश की पहली रेलगाड़ी कहाँ चलाई गई थी? मुंबई और ठाणे के बीच में चलाई गई थी। तो आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो तो फिर आप मुंबई ठाणे को ही मानेंगे। परंतु अगर ऐतिहासिक तथ्यों की बात लेकर चले तो पहली रेल भारतवर्ष में उत्तराखंड में ही चलाई गई थी, रुड़की से लेकर पिरानकलियर तक। इस चीज़ को याद रखिएगा। दूसरा, जो मैंने आपको आईआईटी की बात कर रहा था, रुड़की में 1847 में, ये इस भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद में आईआईटी के नाम से जाना गया, ठीक है। दूसरी बात, मैं रुड़की से जो आपकी सोलानी नदी के बहती है उसके संबंध में एक बड़ा ही आश्चर्यजनक तथ्य है। वो भी हम जो कवर करेंगे परियोजना वाली में, तो फिर उसमें भी कवर करेंगे। लेकिन इसको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक निकाली गई है, ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है, ठीक है। ऊपरी गंगा नहर निकाली गई है और गंगा का ही एक नहर पार्ट है, ठीक है। तो हमने नदी वाले तंत्र में पढ़ा था ये वाला। तो इसका बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का नमूना दिया है कि पहले ऊपर से तो नहर निकाली गई है और नीचे नदी बहती है, ठीक है। वो कैसे बहती मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए, तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। तो किस प्रकार ये नहर बहती है यहाँ पर, तो ये ऊपर से जो जा रही है ना, ये ऊपर से जो जा रही है, ये पूरी नहर है, ठीक है। और अब आप इसमें नदी देखिएगा किस प्रकार नदी बहती है। तो ये नहर है, ये इंजीनियरिंग के बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का नमूना है। ये नहर हो जाती है, इसे बोला जाता है ऊपरी गंगा नहर, ठीक है। और इसी नहर के जस्ट नीचे से सोलानी नदी बहती है। मतलब ये नहर और सोलानी नदी आपस में क्रॉस करती है, ठीक है। तो ये बहुत एक आश्चर्यजनक, मतलब आपके सामने नमूना है इंजीनियरिंग का। एक पूरी नहर देख रहे हैं आप, बिल्कुल बहुत अच्छे फ्लो में बह रही है, ठीक है। और इस तरीके से इसको सीसी डिजाइनिंग मदद से तैयार किया गया कि इसके नदी में कोई इफेक्ट नहीं। देखिए नीचे नदी है ही, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला एरिया, ये पूरी नदी है, ठीक है। और इस नदी से ये देखिए, ये इसके ऊपर ये बना हुआ है, क्या बोलते हैं, नहर बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब देखते हैं हरिद्वार जनपद में स्थित कुछ प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे प्रमुख मंदिर जो है भारत माता मंदिर, ठीक है। भारत माता मंदिर बहुत कम देखने को मिलते हैं भारत में, ठीक है। तो जो मैंने देखा है, एक मैंने छत्तीसगढ़ रायपुर में देखा है, नया रायपुर में, अगर आप जानते होंगे तो वहाँ देखा है मैंने।
और कुछ एक जहाँ मुझे याद आ रहा है, ये मैंने कर्नाटक में किसी एक जगह पे पढ़ा है, ठीक है, देखा तो नहीं, कहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये हरिद्वार में भारत माता का मंदिर है जिसका निर्माण स्वामी सत्यमित्रानंद ने कराया था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। और इसका जो उद्घाटन किया गया था वो तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 1983 में किया गया था। ये भारत माता का मंदिर स्थित है, ठीक है, ये हरिद्वार में ही स्थित है, ठीक है जगह। इस प्रकार से मंदिर का चित्र आप देख सकते हैं, भारत माता का सामने नक्शा बना हुआ है और सामने भारत माता के स्वरूप में भारत माता को दिखाया गया, ठीक है। इसी के बाद आप अगर बात करें तो एक शक्तिपीठ है माया देवी मंदिर के नाम से, ठीक है। जैसे आपको पता है कि भगवान शिव जब माता सती को उठा के ले जा रहे थे तो विभिन्न उनके शरीर के अंग गिरे थे, तो उन्हीं अंगों में माता सती की नाभि व हृदय यहीं पे गिरे थे, इसीलिए इसे शक्तिपीठ में स्थान दिया गया है और इसे माया देवी के नाम से, माया देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो ये माया देवी मंदिर का चित्र हो जाएगा, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, कुछ अन्य मंदिरों की बात करते हैं। एक प्रमुख मंदिर है चंडी देवी मंदिर, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जाता है कि यह कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है, तो एक नील पर्वत है, एक बिल्व पर्वत है, ठीक है। तो पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो नील पर्वत शिखर पर ये स्थित हो जाएगा। और इसका जो निर्माण कराया था वो जम्मू कश्मीर के राजा थे सुचात सिंह ने कराया था। ये दो ही फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है जो बताने लायक थे। तो चंडी देवी मंदिर ये आपका स्थित हो जाएगा, जो कहाँ पर स्थित है, नील पर्वत शिखर पर स्थित है, ठीक है। और फिर एक मंदिर आपको और कवर करते हैं, मनसा देवी मंदिर, ठीक है। इसमें पूछा जाता है ये कौन से पर्वत शिखर पर स्थित है, तो ये बिल पर्वत शिखर पर स्थित है, ठीक है। और इस जो मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि यहाँ पर 5 भुज व 3 मुख वाली माता की मूर्ति स्थित है, मनसा देवी माता की, ठीक। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था ऐसे जुड़ा हुआ, तो ये हमने कवर कर लिया है। और ये देखिए मंदिर, और साथ ही साथ यहाँ पर रोप वे किस प्रकार डेवलप किया गया मंदिर को दर्शन करने के लिए, दर्शनार्थियों को कष्ट ना हो ज़्यादा इसके लिए, ठीक। और फिर अब 2 मंदिर और रहते हैं, इनको भी कवर कर लेते हैं। बिल्केश्वर महादेव मंदिर, ठीक है। तो बिल्केश्वर महादेव मंदिर ये भी बिल पर्वत शिखर पर स्थित है। और माता पार्वती ने, मान्यता है कि माता पार्वती ने यहाँ 3000 वर्षों तक भगवान शिव को पाने के लिए यहाँ पे तपस्या की थी, या भगवान शिव की आराधना की थी, ठीक है। और फिर उसके बाद नीलेश्वर महादेव मंदिर, यह किस पर है, नील पर्वत पर स्थित है, ठीक है। बिल्केश्वर से बिल पर्वत और नीलेश्वर से नील पर्वत, याद रखिएगा, ये भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है, हरिद्वार में ही स्थित हो जाएगा। चित्र खाली एक ही ऐड किया गया बिल्केश्वर महादेव मंदिर का, और इसमें ये किसी यूट्यूब वीडियो से उठाया गया है। और ये जो दिखाया गया है, माँ पार्वती डिड तपस्या फॉर 3000 ईयर फॉर शिव भगवान, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई मंदिरों के बारे में। और एक महत्वपूर्ण मंदिर जो हम पहले ही कवर कर चुके हैं, दक्ष महादेव मंदिर, जहाँ पर जो भगवान शिव के, जिसको ससुराल भी माना जाता था, ठीक है, कनखल में स्थित है। और साथ ही साथ दक्ष जो थे, राजा दक्ष थे, जो भगवान शिव के ससुर जी कहे जाते थे, पूजा अर्चना में भगवान शिव को नहीं बुलाया था, तो माता पार्वती नाराज होकर यज्ञ कुंड में अपनी आहुति दे दी थी, और भगवान शिव उनको उठाकर वहाँ से ले जाते हैं। तो विभिन्न स्थानों पर माता सती या माता पार्वती के अंग गिरते हैं, तो वहाँ पर शक्तिपीठों का निर्माण हुआ है। तो ये सारी कहानी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये जो चीज़ है, इसका जो निर्माण है, रानी धनकौर ने 1810 में कराया था, और 1962 में इसका पुनर्निर्माण भी कराया गया था। तो ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब कुछ हरिद्वार जनपद में मनाए जाने प्रमुख मेलों की अगर बात करें, तो सबसे प्रमुख मेला है वो तो कुंभ मेला है, ठीक है। प्रत्येक 12 वर्ष के बाद हरिद्वार में इसको आयोजन किया जाता है। और कब आयोजन किया जाता है, जब सूर्य के मेष राशि में और बृहस्पति के कुंभ राशि में आने पर, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये एक धार्मिक फैक्ट है, तो इस प्रकार इसका आयोजन किया जाता है, और बहुत ही भव्य मेला होता है, ठीक। इसके अलावा आप जानते होंगे टोटल 4 कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ पे आपका तो कुंभ मेला हरिद्वार में हो गया, जो हम कवर कर चुके हैं। ये प्रयागराज में गंगा नदी के तट पर ही किया जाता है, गंगा और यमुना के संगम का। नासिक में गोदावरी नदी पे, और उज्जैन में शिप्रा नदी या क्षिप्रा नदी के तट पर किया जाता है। तो ये इन जगह पर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। नदी का मिलान करने भी आ जाता है, ये भी पूछा जाता है कि किन स्थानों पर किस नदी के किनारे मनाया जाता है, ठीक। और एक इम्पोर्टेंट मेले की बात करें जो हम कवर कर चुके हैं, पिरान कलियर, जहाँ पर अलाउद्दीन अली अहमद साबिर जी की दरगाह स्थित है, वहीं पर उर्स मेले का आयोजन प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। यह है उर्स मेला, पिरान कलियर में आयोजित किया जाने वाला, ठीक है। तो ये भी हम कवर कर चुके हैं। और एक महत्वपूर्ण मेला जो ज्वालापुर हरिद्वार में एक विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ पर आयोजन किया जाता है, ठीक है। और यह 3 दिवसीय मेला है, ठीक है। लोक देवता गोगा जी, ठीक है, पवित्र छड़ी की पूजा अर्चना की जाती है। इस प्रकार के
क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती है, लोक देवता कौन से हैं, तो इस प्रकार भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्वालापुर हरिद्वार में मनाया जाता है गुघाल मेला, या डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है गुघाल मेला कहाँ मनाया जाता है, या उर्स मेला कहाँ मनाया जाता है। कुंभ तो शायद ही आपसे पूछे कहाँ मनाया जाता है, बट ये उर्स और गुघाल मेला पूछा जा सकता है। तो हरिद्वार याद रखिएगा, ज्वालापुर याद रखिएगा, इस प्रकार ये मेले कवर हमने कर लिए। ठीक है, और साथ ही साथ हमने एक चित्र बनाया है, इस चित्र को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ और अच्छे से पूरा बनाने का प्रयास किया है ताकि आपको छोटी छोटी चीज़ इसमें समझाई जा सके। ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो इस प्रकार ये हरिद्वार जनपद का चित्र हो गया, और इसमें हमने सारे NH भी कवर कर दिए। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले NH 344 बताया था मैंने आपको। ठीक है, और ये 344 सहारनपुर अम्बाला से होते हुए कहाँ तक चला जाता है, यहाँ पर चला जाता है, आपका NH 334 से मिलता है। और साथ ही साथ ये NH 334 ऐसे चला गया, और ये एक निकलता है छुटमुलपुर से चला जाता है देहरादून होते हुए यमुनोत्री की तरफ चल जाता है, NH 307। ठीक है, NH 334 हमने पढ़ा था, ये मुजफ्फरपुर से होते हुए फिर ये NH 344 से मिल जाता है, फिर ये इसी के साथ साथ होते हुए फिर जो ये जो आ रहा है NH 34 कहाँ से आ रहा है, बिजनौर से आ रहा है ये NH 34, यहीं पर आके इनका मिलन हो जाता है। ठीक है, और फिर ये आगे गंगोत्री की तरफ निकल जाता है। तो ये तो NH हम जो पढ़ चुके हैं उनको फिर से मैप में हमने कवर कर दिया। फिर मैंने आपको बात बताया, एक मैंने अभी बताया था ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, ऊपरी गंगा नहर कैसे निकाली गई है, गंगा नदी जैसे ही हरिद्वार में प्रवेश करती है तो हर की पौड़ी के पास में भीमगौड़ा बैराज बनाया गया है। ठीक है, भीमगौड़ा बैराज से ही एक तो मुख्य धारा गंगा की निकल जाती है उत्तर प्रदेश की तरफ, दूसरी जो है गंगा नहर बनाई गई जिसका नाम है ऊपरी गंगा नहर, यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है थोड़ा सा। ठीक है, तो ऊपरी गंगा जो बनाई गई, इसी पे पथरी परियोजना भी है। ठीक है, और दूसरी बात ये देखिए, अगर आप सोलानी नदी को देख पा रहे हैं, मैं फिर से मार्क कर रहा हूँ, ये सोलानी नदी है। ठीक है, ये सोलानी नदी निकल गई, देखिए। ठीक है, ये सोलानी नदी निकल रही है, और देखिए ये जो ऊपरी गंगा नहर इसको क्रॉस कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर रही है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर में वीडियो दिखाया था। ठीक है, तो ये हो गया ऊपरी गंगा नहर और सोलानी नदी का आपस में मेल किस प्रकार से होता है। ठीक है, और इसी सोलानी नदी के तट पर ही ये जो सोलानी नदी आ रही है, इसी के तट पे आपको रुड़की भी दिख रहा होगा। ठीक है, और इसी को हमने आगे भी कवर किया, ये सोलानी नदी और यहाँ पर रुड़की। ठीक हो जाएगा, जो मैंने आपको बात बताई थी। और उसके बाद भीमगौड़ा बैराज आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसको मैंने कवर करने का प्रयास किया मैप के जरिए। और ठीक है, आज के जो सेशन यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर हम थोड़ा सा नदी तंत्र पढ़ेंगे, नदी तंत्र, और उसके बाद कुछ परियोजनाएं, परियोजनाओं के बाद कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, और फिर उसके बाद जो इसका राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था, इसके बाद हमारा हरिद्वार समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन जो भी हमने जितना भी आपको कराने का प्रयास किया, एक एक चीज़ आपको समझ आई होगी और चित्रों के माध्यम से आपको याद भी हुआ होगा। ठीक है, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और जैसा कि अभी मैं ये वीडियो रात को ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैच भी ख़त्म हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस मैच को जीतने के उपलक्ष्य में आप सभी देशवासियों को बधाई। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी वीडियो भी लेट हो गई, और सुबह आपको 4-5 बजे ये वीडियो मिल रही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।